नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एस्परजिलस की थैलस स्ट्रक्चर, इसके अलावा उसका सिस्टमेटिक पोजीशन और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो एस्परजिलस के अंदर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन है जो 3 मेथड के द्वारा होता है: वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। आज के इस वीडियो के अंदर अपन एस्कोमाइकोटिना का एक नया मेंबर जिसका नाम है पेनिसिलियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेनिसिलियम शब्द है जो आपने शब्द सुना ही है, क्योंकि पेनिसिलियम से है जो एक एंटीबायोटिक प्राप्त की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसकी खोज फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो पेनिसिलियम की अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीजन है जो यूमाइकोटा है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरेसियलीज और फैमिली है जो इसकी यूरिसिएसी है और जीनस है जो पेनिसिलियम है। ऑर्डर यूरेसियलीज को अपन एस्परजिलेसी भी कह सकते हैं और फैमिली यूरिसिएसी को एस्परजिलेसी फैमिली भी कह सकते हैं। पेनिसिलियम की अभी तक लगभग 100 से अधिक जातियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। पेनिसिलियम वर्ड है जो पेनिसिलस शब्द से उत्पन्न हुआ है और इस पेनिसिलस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कलाकार की कूची या आर्टिस्ट ब्रश। क्या बोलते हैं? पेनिसिलस शब्द का मतलब क्या बताया? कलाकार की कूची या आर्टिस्ट ब्रश। यानी कि इसका जो कोनिडियम दर होता है वो इस प्रकार से ब्रांच्ड होता है जैसे पेंटिंग करने वाली कोई कूची हो, इस तरह से। इसीलिए इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो कलाकार की कूची होता है। अब जो पेनिसिलियम होता है इसे ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नीली फफूंद या हरी फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों को ब्लू या ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। यह भी एक सर्वव्यापी मृतोपजीवी कवक है। कैसा कवक है? सेप्रोफाइट फंजाई है। एस्परजिलस की तरह यह भी क्या है? सेप्रोफाइट फंजाई है। और यह सड़ी गली सब्जी, फल, मांस, डबल रोटी, चमड़े आदि की वस्तुओं पर ग्रो करते हैं। इनकी कुछ जातियां हैं जो परजीवी होती हैं जो जंतु और मनुष्य में पेनिसिलोसस नामक रोग उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ जातियां हैं जो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार दूसरा जो पेनिसिलियम की स्पीशीज है जिसका नाम है पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन से ग्रीसियोफल्विन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम की स्पीशीज है जिसका नाम है रॉकफोर्टी और पेनिसिलियम कैमम्बर्टाइल। इसका यूज़ है जो वसा के जल अपघटन में किया जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड। फिर पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और पेनिसिलियम विटेल से ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम प्राप्त होता है। अब अपन पढ़ते हैं पेनिसिलियम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना के बारे में। तो पेनिसिलियम का कवक जाल भी एस्परजिलस के कवक जाल की तरह अत्यधिक शाखित व सरल छिद्री पट्टयुक्त होता है। इसका कवक जाल है जो अधोस्तर की सतह पर उगता है, लेकिन भोजन के अवशोषण के लिए इनके कुछ कवक तंतु हैं जो अधोस्तर में गहराई में प्रवेश करके वहाँ से जो भोजन का अवशोषण करते हैं। कायिक प्रावस्था में कवक तंतु हैं जो रंगहीन होता है, परंतु जब इनमें जनन प्रावस्था आती है तो इनके कवक तंतु हैं जो रंगीन हो जाते हैं, यानी कि इनके जो हाइफी होती हैं वो ब्लू या ग्रीन कलर की हो जाती हैं, इसलिए इनको ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है। हाइफी की जो सेल्स होती हैं वो एक केंद्र की या बहु केंद्र की होती हैं और सेल्स की जो सेल वॉल होती हैं वो पतली होती हैं। इनमें भी एस्परजिलस के समान ही दो भिन्न स्ट्रेन वाले कवकों के शाखा मिलन के द्वारा दो अलग अलग केंद्रक हैं जो एक ही कवक तंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें भी है जो विषम केंद्र की कवक जाल
पाया जाता है या विषम केंद्र की कवक जाल बनता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पेनिसिलियम के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन। तो पेनिसिलियम के अंदर रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन पेनिसिलियम के अंदर खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है। इसमें जो पेनिसिलियम का माइसिलियम होता है या माइसिलियम की जो हाइफी होती हैं वो छोटे छोटे खंडों में किसी कारणवश टूट जाती हैं और प्रत्येक खंड क्या करता है, वापस नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कोनिडिया के द्वारा होता है और ये कोनिडिया है कोनिडियम दर के शीर्ष पर बनते हैं, यानी कि कोनिडियोफोर होता है उनके शीर्ष भाग पर है जो कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडियम दर कवक जाल की किसी भी कोशिका से उदग्र शाखा के रूप में विकसित होता है, यानी कि जो माइसिलियम होता है उसकी कोई भी सेल से है जो एक इरेक्ट या वर्टिकल यानी कि उदग्र शाखा निकलेगी और वो कोनिडियम दर का निर्माण कर सकती हैं। एस्परजिलस में तो आपने देखा था कि जो फुट सेल्स होती हैं उसी से ही कोनिडियम दर का निर्माण होता है, लेकिन इसमें फुट सेल या पाद कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि माइसिलियम की कोई भी सेल्स हैं जो क्या कर सकती हैं, उससे उदग्र शाखा बनेगी और वह है जो कोनिडियम दर के रूप में कार्य करने लगती हैं। फिर इनमें है जो पाद कोशिकाएं या फुट सेल्स है जो नहीं पाई जाती हैं। कोनिडियम दर निश्चित ऊंचाई तक एक उदग्र वृद्धि करने के बाद 1, 2 या 3 या अधिक बार शाखित होता है, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक शाखाएं कहते हैं। इन कोनिडियम दर की प्राथमिक शाखाओं को रेमी कहते हैं, द्वितीयक शाखाओं को मेटुली कहते हैं और तृतीयक शाखाओं को प्रांगुल या स्टेरिगमेटा या तुम्बिका या फेलिडेज कहते हैं। जो प्राथमिक शाखाएं होती हैं वो कोनिडियम दर के सबसे नीचे वाले भाग में सिचुएटेड होती हैं और कोनिडियम दर के सबसे बाहरी भाग पर जो तृतीयक शाखाएं होती हैं जिनको प्रांगुल कहते हैं, यानी कि रेमी है जो डिवाइड होकर मेटुली का फॉर्मेशन करती हैं, मेटुली है जो विभाजित होकर प्रांगुल या तुम्बिकाओं का निर्माण करती हैं और इन प्रांगुल या तुम्बिकाओं पर ही कोनिडिया का निर्माण है जो प्रांगुल या तुम्बिकाओं के शीर्ष पर एक कोनिडिया का निर्माण है जो तलाभिसारी क्रम में होता है, यानी कि जो मैच्योर जो कोनिडिया बन जाते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं और जो डेवलप्ड कोनिडिया होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के दौरान पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है। तो जिस तरह से अपने एस्परजिलस के अंदर पढ़ा था कोनिडियम का निर्माण, ठीक इसी प्रकार पेनिसिलियम के अंदर भी कोनिडियम का निर्माण होता है। तो कोनिडियम के निर्माण के समय प्रांगुल का शीर्ष क्या करता है, थोड़ा फूल जाता है और उसी समय जो प्रांगुल का केंद्रक है जो विभाजित होकर 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। इनमें से एक संतति केंद्रक प्रांगुल में ही रहता है या तुम्बिका में ही रहता है, जबकि दूसरा संतति केंद्रक है जो प्रांगुल के फूले हुए शीर्ष में चला जाता है। फिर उसके बाद में प्रांगुल का जो फूला हुआ भाग होता है उसमें पट का निर्माण हो जाता है और वो पट निर्माण के द्वारा शेष प्रांगुल से पृथक हो जाता है और इस प्रकार एक केंद्र की कोनिडियम का निर्माण होता है। फिर पुनः वापस प्रांगुल है उसमें वही प्रोसेस दोहराई जाती है, यानी कि प्रांगुल के अंदर वापस वो शीर्ष फूल जाएगा। फिर जो प्रांगुल का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे। 2 डॉटर न्यूक्लियस में से एक डॉटर न्यूक्लियस प्रांगुल के अंदर ही रहता है और दूसरा डॉटर न्यूक्लियस है जो उस फूली हुई संरचना के अंदर चला जाता है। फिर वापस सेप्टा का निर्माण होता है और वापस एक नए कोनिडियम का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है जो अनेक बार दोहराई जाती हैं और जिसके फलस्वरूप प्रांगुलों पर या तुम्बिकाओं पर कोनिडिया की एक श्रृंखला बन जाती हैं। अब जो मैच्योर कोनिडियम होता है वो गोलाकार, चिकना
और एक केंद्र की संरचना होती हैं। अब जो कोनिडिया बन गए उनका जर्मिनेशन कैसे होता है, तो कोनिडिया है जो कोनिडियम दर से मुक्त होने के बाद में कोई भी उपयुक्त अधोस्तर पर गिर जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन आने पर अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाते हैं। तो मुक्त होते ही ये क्या करते हैं, उचित सबस्ट्रेट या अधोस्तर पर गिर जाते हैं और जर्मिनेट होकर नया माइसेलियम बनाते हैं। तो इनमें अंकुरण से पूर्व कुछ गतिविधियां होती हैं कि जो कोनिडियम दर का जो जो कोनिडियम दर से मुक्त होने वाले कोनिडिया होते हैं उनमें उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बार विभाजित हो जाता है, यानी कि अनेक उसके अंदर विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप अनेक पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में कोनिडियम क्या करता है, यानी कि जब उसके अंदर यानी जब वो कोनिडिया है जो कोनिडियम दर से मुक्त हो जाता है उसके बाद कोनिडियम क्या करता है, एक जर्म ट्यूब बनाता है और जितने भी जो न्यूक्लियस थे कोनिडियम के अंदर वो सारे के सारे न्यूक्लियस हैं जो जर्म ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। फिर जर्म ट्यूब है जो अपनी लंबाई में वृद्धि करती हैं और इसके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगता है जिससे बहुत सारी सेल्स यानी कि बहुकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसके कवक तंतु वापस क्या करता है, पुनः दीर्घण और पट्टीकरण यानी कि सेप्टाइजेशन और इलोंगेशन के द्वारा ये वापस नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पेनिसिलियम के अलैंगिक जनन का डायग्राम दे रखा है। तो इसमें जो डायग्राम ये है वो पेनिसिलियम के माइसीलियम यानी कि पेनिसिलियम के माइसीलियम को शो कर रहे हैं। तो इस पेनिसिलियम की कोई भी हाइपल सेल्स होती हैं या कवक तंतु की कोई भी कोशिका होती हैं वो उदग्र रूप से वर्तिकर कोनिडियोफोर का निर्माण करती हैं। तो बी डायग्राम है जो कोनिडियोफोर को दर्शाया रहा है। फिर कोनिडियोफोर के ऊपर क्या होता है, कोनिडियोफोर है जो शाखित होता है। अगर फर्स्ट शाखा बनती है तो उसे रेमस यानी कि प्राथमिक शाखा बनती है तो उसे रेमी या रेमस कहते हैं। फिर रेमस है जो विभाजित होकर द्वितीयक शाखा निर्माण करती हैं जिसे मेटुली कहते हैं। और मेटुली है जो विभाजित होकर तृतीयक शाखाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें स्टेरिगमेटा या फियलिडेज या तुम्बिका या प्रांगुल कहते हैं। और इन प्रांगुलों पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है जो अपन पढ़ चुके। कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है, ये जो बोतलनुमा फैलेडीज होती है, स्टेरिगमेटा होती है या प्रांगुल होते हैं जिन्हें तुम्बिकाएं भी कहते हैं, इनके शीर्ष भाग है जो फूल जाता है। फिर इनके अंदर प्रांगुल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। एक डॉटर न्यूक्लियस इस फुली हुई स्ट्रक्चर में चला जाएगा और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो इसमें प्रांगुल के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से प्रांगुल के सिरों पर बहुत सारे कोनिडिया की चेन बन जाती हैं। अब ये कोनिडिया क्या करते हैं, कोनिडियम दर से सेपरेट होने के बाद में किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरते हैं और वहाँ पर गिरकर ये फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जर्म ट्यूब है जो डिवाइड होकर और नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे पेनिसिलियम के अंदर लैंगिक जनन।